हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट का जो हमारा 2020 में एग्जाम हुआ था उसके बुकलेट से आज हम सीटीपी के पोर्शन से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और आज की इस वीडियो में हम अपनी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बच्चा जो भाषा सीखता है उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो ड्यूरेशन होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोलबर्ग जी ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, चारों में से उसमें से कौन सी एक उनकी अवस्था है? ऑप्शन प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? क्लास है जिसमें एक टीचर है, वो बच्चों पर, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है अपेक्षा की लड़कियों को वो इग्नोर करता रहता है। तो इसमें वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? ऑप्शन जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता और जेंडर प्रारूपता। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर रूढ़वादिता को खंडित करने के लिए इनमें से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, गलत, अलग थलग नहीं करना है, बच्चों को इंक्लूड करके रहना है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये भी निगेटिव है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जब हम चर्चा करेंगे बच्चों से उसके बारे में तो वो ज़्यादा अवेयर होंगे उस चीज़ को लेकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो जहाँ पर समाज, संस्कृति और भाषा की बात आ जाए वहाँ पर कौन हो जाते हैं? लेव वाइगोस्की। इतना तो आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? कोई बच्ची है जो अपने आप में बड़बड़ा रही है, यह नीला टुकड़ा है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है, इस वाले गाढ़े रंग से जूता पूरा बन जाएगा। तो अपने आप में वो जो वार्ता कर रही है वो किस चीज़ को दर्शा रही है? ले वाइगोस्की जी के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो वो खुद से अपना समझ रही है, उसको समझ रही है कि ये नहीं, ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है। तो अपने आप में ही व्यक्तिगत पर्सनल वार्ता कर रही है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चे को यदि हम कर रहे हैं, उनमें कोई परेशानी आ रही है उनको, तो अगर आप थोड़ा सा उनको हिंट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगा, तो आप इनमें से क्या कर रहे हैं? तो प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा देना। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, पाड़ या ढांचा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया, तो देख लेते हैं। ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थागित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणशीलता। तो सही क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक के बारे में पूछा गया है, कॉन्क्रीट। तो सही ऑप्शन हमारा संरक्षण, यहाँ पर बच्चे वस्तु संरक्षण करना सीख लेते हैं, और कक्षा समावेशन, सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे जी की संरचना है? तो जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलम। तो सही क्या हो जाएगा? फर्स्ट, स्कीमा। जीन पियाजे की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर इन्होंने स्कीमा की बात की है। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो एज ए टीचर होकर आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उसका आपका एक प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? आप किस लिए आकलन कर रहे हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं,
ग्रेड नहीं करना है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित नहीं करना, नहीं लेवलिंग नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, ये भी गलत है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा कि उनमें कमी क्या है, उनकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, जहाँ पर वो गलती कर रहे हैं उस चीज़ को जानने के लिए हमें आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है हमारा वही होता है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? चेक कर लेते हैं ऑप्शन। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो जहाँ पर बुद्धि की बात आती है तो वहाँ पर बुद्धि बहुआयामी है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा कि बुद्धि बहुआयामी है तथा यह जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती हैं। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रूही एक बच्ची है जो कोई एक समस्या समाधान है करने को उसको दिया गया है तो उसके बारे में अनेक चीज़ों को पता करती है, अनेक बारे में अनेक क्षेत्रों में उसका पता लगाती है। तो उनके उस जो समाधान वो निकालती है उसमें काफ़ी समाधान उसके मौलिक होते हैं। तो वो किस गुण का प्रदर्शन कर रही हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि वो हर क्षेत्र में अपना विचार फैला रही है, समझने की कोशिश कर रही है। तो उनका सही ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। वो सृजनात्मक विचार करती हैं कि किसी एक चीज़ के बारे में वो हजारों उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। अरे ये नहीं है यार, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल गलत, हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वहाँ पर अपॉइंट किस लिए किया गया है? बस पढ़ाने के लिए थोड़ी ना। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। गलत, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता पर सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगर बच्चा आप जो अधिगम करा रहे हैं उसमें वो अच्छे से भाग नहीं ले रहा है तो आप समझने की कोशिश करेंगे ना कि आपके पढ़ाने में कहाँ पर कमी आ रही है। तो आप अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे आपके अधिगम में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? एक इंक्लूसिव जो क्लास है उसमें आप एज ए टीचर हैं तो आपको शैक्षिक योजनाओं को किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयार करना चाहिए? तैयार ही नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। गलत, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही, एक्टिव, जहाँ पर जितना ज़्यादा आप रहेंगे बच्चों के साथ वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। न्यू अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गत विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया मतलब बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाता है किसी चीज़ को, वो एक धारा प्रवाह में पढ़ने में असक्षम है, एक सरसरी निगाह में एक लाइन से पढ़ने में वो उल्टा पुल्टा कर दे रहा है, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो डिसलेक्सिया का यही उदाहरण है ना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पद्धति पर है? चलिए ठीक, देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला जो इंक्लूसिव एजुकेशन की डिफिनेशन क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति नहीं, हमें दया नहीं दिखानी है बच्चों पे। अरे आप अशक्त हो, आप में ये चीज़ कमी है तो अरे बच्चा बैठ जाओ। दया नहीं दिखानी है, सहानुभूति नहीं करनी है, हमें समानुभूति करनी है कि सबको समान मानना है। ठीक। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें शिक्षा के इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, कि बच्चे जो अशक्त हैं, ठीक,
उनको भी हम उसी तरह से अधिकार देंगे जिस तरह से हम सभी बच्चों को अधिकार दे रहे हैं। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, इग्नोर नहीं, बच्चे को दंडित, गलत, बच्चा बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, गलत, रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मानी है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत की चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पर बच्चे को आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड, ये तो इजी सवाल है, देख लेते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बिल्कुल सही है। यंत्रवत याद करना, रट्टा नहीं, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को लेवलिंग करना, तो ये भी गलत। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना ही चाइल्ड सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा जो है संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट मतलब सन्निहित, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम अवित्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा। संरचनावादी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि संरचनावादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अधिगम के लिए कौन सा सही होगा? तो संरचनावादी मतलब अन्वेषण करना, आविष्कार करना खुद का, तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना करनी। यहाँ पर बच्चा ज्ञान का अन्वेषण कर रहा है, ज्ञान को आविष्कार कर रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहे हैं, गैर एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा उसमें से परिणाम निकलेगा? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियाँ, गलत, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान के ध्यान पर केंद्रित करता है, ये भी गलत। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही होगा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आप लगातार किसी बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और जो अलग बच्चा है उसको दंड दे रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होगी। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने की प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो बाहरी अभिप्रेरणा अगर आप उसे दंड दे रहे हैं और पुरस्कार दे रहे हैं तो कम तो होगी नहीं, बाहरी अभिप्रेरणा ही तो है जो पुरस्कार पाने के लिए और दंड से बचने के लिए अधिगम कर रहा है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा मर जाती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ, अधिगम में बच्चों की अभिरुचि तथा जिज्ञासा इससे कम होगी। बच्चे जिज्ञासा और रुचि से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके दंड के डर से पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पुरस्कार लेने की कोशिश कर रहे हैं वो पुरस्कार की वजह से पढ़ रहे हैं। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा इनमें से क्या देगा? शारीरिक दंड, बिल्कुल गलत। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल सही। बच्चे इंटरेक्ट करके सीखेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो अपने अधिगम को बढ़ावा दे पाएंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल सही। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, गलत। तुल्यांकन नहीं करना है, तुलना नहीं करना है बच्चों में। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन देख लेते हैं सेकंड और थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बच्चा है जो बच्चों में जटिल अवधारणा है, जो बच्चे जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड समझ रहे हैं, कठिन समझ रहे हैं, उसको आप एक सहज रूप करने के लिए क्या कर सकते हो? एक व्याख्यान देकर, लेक्चर दे दिए तो वो सही हो जाएगा? नहीं। प्रतियोगितात्मक अवसरों की
व्यवस्था करके बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा रोट लर्निंग नहीं, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। जितना ज़्यादा आप बच्चों को अवसर देंगे आविष्कार करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए आपस में, उतना ज़्यादा बच्चे सहज रूप से सीख सकेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों की प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वो बच्चे अच्छे से सीखें, प्रभावशाली तरीके से किसी समस्या का समाधान करने में जुटे, उस चीज़ को आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगी? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगी? नहीं, जब तक आप पुरस्कार देंगी तब तक बच्चा सीखेगा, इसके बाद सब कुछ खत्म। केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, ये भी गलत। बच्चों को सहानुभूत अनुभव लाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बच्चा जितना ज़्यादा एंजॉय करके सीखेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से प्रोत्साहित होगा उस चीज़ को बार बार करने के लिए और विचार मंथन करके। ठीक, सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक, जो हमारा फिजिकली डेवलपमेंट है और जो डेवलपमेंट है वो किस अवधि में ज़्यादा तेज़ से बढ़ता है, तो वो पूछा गया है। तो ऑप्शन शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो सबसे ज़्यादा जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। बच्चे के जन्म से लेकर 7 साल तक बच्चे में सबसे ज़्यादा डेवलप देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हमारा 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं विकास का सिद्धांत क्या है, डेवलपमेंट का सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है। विकास जीवन पर्यंत है, विकास परिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव पूछा गया है ना, तो विकास जीवन प्रयत्न है बिल्कुल सही, विकास परिवर्त्य है बिल्कुल सही, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है ये भी सही है। तो गलत हमारा यही है कि विकास सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, संस्कृत से भी प्रभावित होता है, बच्चों की कल्चर से भी। सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक, देख लेते हैं। जो बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, सब बच्चे एक समान थोड़ी ना होते हैं, सब अलग अलग होते हैं ना, तो उनमें जो प्राथमिक कारण होता है वो किस वजह से वो सबसे अलग अलग होते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, जो उनका आनुवंशिक जेनेटिक और इन्वायरमेंट के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उससे हर बच्चे में विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से होता है। तो सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। सेकेंडरी समाजीकरण के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट प्राइमरी तो आप जानते हैं, माता पिता पेरेंट्स और फैमिली, और सेकेंडरी के बारे में पूछा गया तो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो सेकेंडरी के बारे में पूछा गया है तो सही ऑप्शन हमारा होगा विद्यालय, सेकेंडरी में आता है विद्यालय एवं मीडिया। तो सही ऑप्शन हमारा 3rd हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस। अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप लोगों के 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 27, 28 क्वेश्चन अगर आपके 30 में से सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका CDP का पोर्शन प्रिपेयर हो चुका है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप जो बच्चे 1-2 दिन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि PYQ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और हाँ, आप लोगों ने खूब इन्जॉय से पढ़ा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिप्स और फार्मूले हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं।